जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक कोश के जीव या बहुकोश के जीव के बारे में समझ चुके थे कि एक कोश के जीव किसे कहेंगे, बहुकोश के जीव किसे कहेंगे। तो एक कोश के जीवों के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि जो एक कोश के जीव होते हैं, उनको देखना थोड़ा कष्टदायक काम हो सकता है। उनको हम नहीं देख सकते हैं, कारण है क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो 0.1 mm या 100 माइक्रोमीटर से छोटी होती है और मानव का जो स्वस्थ आँख है वो 0.1 mm या फिर 100 माइक्रोमीटर तक के वस्तुओं को ही देख सकता है। यानी कि जिस वस्तु की साइज 0.1 mm या फिर 100 माइक्रोमीटर से उसकी साइज अधिक बड़ी होगी तो उन वस्तुओं को मानव आँख आसानी से देख लेता है और वैसे जीव अक्सर बहुकोशिकीय होते हैं। मानव को ही देख लीजिए, मानव का जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग सेल बोलते हैं और सेल से बना यह बॉडी क्योंकि मानव शरीर का जो निर्माण है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, इसलिए मानव शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय सेलों का भंडार कहते हैं। और एक कोश के जीव को यदि हम लोग को पढ़ना होगा, तो हम आपको बताए थे कि ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसमें ये क्षमता हो कि इतनी छोटी से छोटी पार्टिकल को वो बड़े से बड़े लेवल पे लाके दिखा सके। यानी कि उसे ज़ूम करके बता सके कि इसके अंदर की चीज़ें क्या है या उनके बाहरी संरचना क्या है और उसकी कार्यकलाप कैसे है, क्रियाविधि कैसे है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि विज्ञान के शुरुआती फेज में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी जो आज के विज्ञान के कालखंड में चीज़ें उपलब्ध है। तो आखिर एक कोश के जीवों के बारे में अध्ययन हुआ कैसे? तो देखिए, समय जैसे ही बीतते गया, वैसे ही विज्ञान के क्षेत्र में भी क्रांति देखने को मिलता ही गया। हम आपको बताए थे कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई थी, जिसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और वो क्रांति यूरोप से प्रारंभ हुई थी, अगर कुछ याद हो तो। और विज्ञान का जो उत्थान का काम है वो कब से 18वीं शताब्दी से विज्ञान का एक्चुअल में उत्थान का कार्य प्रारंभ हुआ। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था? आखिर 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हम विज्ञान को 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में क्रांति के रूप में देखते हैं या विज्ञान की क्रांति 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में देखते हैं। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो एक कोश के जीव होते हैं उसको देखने के लिए एक वस्तु का निर्माण किया गया था जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। देखिए, नीदरलैंड का एक चश्मा विक्रेता था जिसका नाम एज जेनसन और जेड जेनसन है। वो चश्मे की दुकान लगाया करते थे। तो चूंकि आपको मालूम है कि उससे पहले किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप का निर्माण नहीं हुआ था। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी में यानी 1590 में यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम वर्तमान में नीदरलैंड है। वह नीदरलैंड में दो व्यक्ति हुआ करते थे जिसका काम चश्मे का दुकान चलाना था। यानी कि वे अपनी गुजर बसर चश्मे के दुकान के सहारे ही किया करते थे और चश्मा बेचने के साथ साथ वे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे। उस व्यक्ति का नाम है एच जेनसन और उनके बेटे जेड जेनसन। उन्होंने क्या किया, एक दिन एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब के आगे और पीछे दो लेंस लगा दिए। दो लेंस को फिट करने के बाद उन्होंने पाया कि कोई वस्तु की इमेज उसे 25 से 30 गुने ज्यादा आवर्धित दिखाई देने लगे। क्योंकि 1590 से पहले लेंस का जो उपयोग हुआ करता था वो केवल चश्मा के रूप में या फिर पेपर पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लास के रूप में किया करते थे। लेकिन उस दिन जो खोज हुआ या एक्सपेरिमेंट हुआ उससे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति मानी गई, क्योंकि विज्ञान में आज से पहले इतने ज्यादा आवर्धित क्षमता वाले वस्तुओं का निर्माण हुआ ही नहीं था। इसलिए विज्ञान उसे पहला माइक्रोस्कोप मानता है। क्योंकि आज से ये 1000 वर्ष पहले की बात है, तो उस वक्त लेंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण जो तस्वीर भले ही 20 से 30 गुने जूम करके दिखाए जाते थे, पर उसकी अस्पष्टता धुंधली थी। लेकिन फिर भी माइक्रोस्कोप का यह पहला चरण था। चलिए, थोड़ी बहुत हम लोग रिटर्न में जानते हैं। 1590 में कहाँ का वैज्ञानिक था? नीदरलैंड का। कौन था भाई? तो वो था एच जेनसन और पुत्र जेड जेनसन। ठीक है।
ये क्या थे? ये चश्मा विक्रेता थे और पहला माइक्रोस्कोप खोजने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। इसके माइक्रोस्कोप का ज़ूमिंग पावर कितना था? ज़ूमिंग पावर ये था 20 से 30 गुने तक का था, ठीक है? साइंस के क्षेत्र में ये रिवॉल्यूशन तो देखी ही गई, साथ में इसके साथ-साथ ऐसी जागरूकता फैली पूरे यूरोप में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में कि लोग अब माइक्रोस्कोप पे ही काम करना प्रारंभ कर दिया कि इसकी क्वालिटी को कैसे बेहद अच्छी की जाए, सुदृढ़ की जाए, ताकि हम माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में और तेज़ी से आगे बढ़ें। तो इटली के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम है गैलीलियो गैलीली। आप जानते हैं, आप उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि वह टेलीस्कोप का निर्माण किया था और उन्होंने 1609 में इसके यानी किसके? जेड जॉनसन के और उसके पिता एच जॉनसन के इस खोज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने 1609 में किसने? गैलीलियो गैलीली ने एक परिष्कृत माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। यानी कि जेड जॉनसन और एच जॉनसन के खोज को ही और ज़्यादा मॉडिफाइड करके, रिफाइंड करके, उसको सटीकता से देखकर उसके क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उन्होंने रिफाइंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, ठीक है? आगे बात करते हैं। 1509 में 1590 में जैसे ही जेड जॉनसन और एच जॉनसन के द्वारा माइक्रोस्कोप के क्षेत्र में अपना योगदान को देखा गया या उनके योगदान को देखा गया, तो उसके योगदान से प्रेरित होकर गैलीलियो गैलीली ने, आप जानते हैं गैलीलियो गैलीली को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन इसके खोज से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि इनका जो टेलीस्कोप है, इनका जो माइक्रोस्कोप है, वो धुंधली दिखाई दे रही है और उसका ज़ूमिंग पावर कितना है? 20 से 30 गुना है। साथ में उतनी अच्छी क्वालिटी के ट्यूब नहीं होने के कारण इन्होंने क्या किया? अपने तरीके से परिष्कृत माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। कौन? गैलीलियो गैलीली ने। कब? तो 1609 में। ये कौन था भाई? वैज्ञानिक था और इन्होंने क्या किया कि जेड जॉनसन और एच जॉनसन से प्रभावित होकर परिष्कृत माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। और हम गैलीलियो गैलीली को क्यों जानते हैं? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है साथ में, और इसको हम लोग किसके लिए जानते हैं? क्योंकि ये टेलीस्कोप का निर्माण किया था, ठीक है? और जानते हैं हम सभी कि साइंस के क्षेत्र में यानी कि किसी भी खोज के क्षेत्र में पहला जो योगदान होता है, वह उतनी उच्च गुणवत्ता वाली नहीं होती है। धीरे-धीरे उसमें सुधार की जाती है छोटी-मोटी और वह इस तरह से अपनी क्वालिटी में परिवर्तन लाता है। उसके बाद 1609 के बाद 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि गैलीलियो गैलीली के द्वारा, चूँकि गैलीलियो गैलीली क्या किया था? परिष्कृत माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। जेड जॉनसन की क्वालिटी तो पूरी ही बेकार थी, पर उससे थोड़ी अच्छी गुणवत्ता वाली, इन्हें उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। पर फिर भी इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक जो है, उन्होंने क्या किया कि 1665 में जाके उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, यानी कि संशोधित माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। देखिए 2 शब्द है, एक तो है संशोधित, दूसरा है परिष्कृत। संशोधित और परिष्कृत में अंतर समझिए। ये दोनों एक शब्द नहीं है, सुनने के लिए भले ही एक है। संशोधित का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें बनी हुई है, उसमें थोड़ी बहुत नाम मात्र का चेंजेज़ लाना या किसी अनवांटेड चीज़ को हटाना, रिमूव करना, उसके जगह पर कोई नई फैसिलिटी या फिर नए फंक्शन को जोड़ना। वहीं परिष्कृत का मतलब है रिफाइंड, मतलब जैसे ही हम किसी वस्तु को बनाते हुए देखते हैं या फिर बनी हुई चीज़ों को देखते हैं, उसको प्रोटोटाइप मान के सेम टू सेम पर अपने तरीके से नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग परिष्कृत यानी कि रिफाइंड। तो बात समझ में आ गई? रिफाइंड और मॉडिफाइड में क्या फ़र्क है? मॉडिफाइड मतलब चीज़ों को बदल-बदल के निर्माण करना और वहीं पर रिफाइंड का मतलब है कि चीज़ों को नए तरीके से बनाना। पर नई चीज़ों का निर्माण पुराने चीज़ों की प्रोटोटाइप के द्वारा ही होता है। तो रॉबर्ट हुक जैसे ही संशोधित माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, इसकी जो यानी कि माइक्रोस्कोप की जो क्षमता है, वो थोड़ी उच्च क्वालिटी की हुई यानी उच्च गुणवत्ता वाली हुई। इससे इन्होंने देखा कि कॉर्क को बनने में बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल मिलकर सहयोग किए हैं और उस पार्टिकल को
उन्होंने सेल का नाम दिया। तो वहाँ से सेल की खोज हो मानी गई और वह सेल मृत सेल थी। क्यों? क्योंकि कॉर्क तो सूखी हुई होती है। आप जानते हैं कॉर्क कहाँ लगता है? वाइन के बोतल वगैरह में देखे होंगे। कॉर्क का मतलब कुछ बहुत विशेष नहीं है। कॉर्क का मतलब हुआ कि पेड़ के छाल को, या सीधे शब्दों में ये आप समझिए कि कॉर्क का मतलब पेड़ का छाल। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि वाइन का बोतल में जो कॉर्क लगा हुआ था, उसको बारीक से काटा और ये जो उन्होंने निर्माण किया था संशोधित माइक्रोस्कोप, उसके ज़रिए उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है, वो बहुत सारे छोटे-छोटे कमरे जैसे आकृति वाले कणों से मिलकर बना हुआ है और इस तरह से बहुत सारे कणों के द्वारा ही कॉर्क का निर्माण किया गया है। आप जानते हैं कॉर्क कैसा होता है? तो उन्होंने इस छोटे से कमरे को सेल का नाम दिया। तो उस प्रकार से सेल की खोज किसने कर दी? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो सेल की खोज की थी। किसमें भाई? तो उसने किया था कॉर्क में। ठीक है? देखिए सेल ही नाम क्यों पड़ा? इसका सेल ही नाम क्यों पड़ा? तो सेल का एक अपना कहानी है। देखिए लैटिन भाषा का, यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है सेलुला, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो वहीं से सेल शब्द का उपयोग उन्होंने किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ से सही कई सारे क्वेश्चन बन के आते हैं आपको कि बताइए कि संशोधित माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। कब किया भाई? 1665 में। सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। किसमें की? तो कॉर्क में किए। और सेल शब्द कौन सी भाषा से डेवलप्ड होके आई है? तो लैटिन भाषा के सेलुला वर्ड से आया हुआ है, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। उसी से प्रेरित होते होते आगे बढ़ते गया 1670 ईस्वी में जाकर के एक और वैज्ञानिक हुए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि अपने स्तर पर और माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने रखा। क्यों? क्योंकि इसकी जो जूमिंग करने की क्षमता थी, अब तक 20 से 30 से 50 गुने तक थे, पर इसकी जो जूमिंग करने की क्षमता है वो 300 गुना तक था। ठीक है? इसलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया। आप याद रखिएगा सेल का खोज 1500 1665 में ही हुआ था, पर वो जो सेल था वो डेड सेल था, यानी कि मृत सेल था। क्यों? कॉर्क क्या होता है? मृत ही होता है ना। कॉर्क का यूज जो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? उसको पहले धूप में सुखाते हैं, फिर जाकर के बोतल में ढक्कन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है? मृत सेल ही है, जिसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कैसी सेल थी? तो मृत सेल थी। ठीक है? जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, इसके द्वारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, कब? 1670 में। उस वक्त छोटे से छोटे चीजों को देखना बहुत ज्यादा आसान हो गया और इतनी जूमिंग पावर अधिक होने के चलते वो 1683 में जाके अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के जरिए बैक्टीरिया का खोज किया। और बैक्टीरिया आप जानते हैं ये क्या है? जीवित सेल है। इससे पहले जो भी सेल का खोज हुआ था वो क्या था? मृत सेल था। आप जानते हैं मृत सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नाखून में जो व्हाइट वाले भाग हैं वो क्या है? मृत सेल है। हमारी बाल, ये मृत सेल के गिनती में आती है। और जब आप पेड़ काटते हैं, पेड़ के बीच में देखेंगे जो साल आता है, लाल कलर का साल जिसे बोलते हैं, वो भी एक मृत सेल ही है। और मृत सेल की ये खासियत है कि यदि वो मृत हो गई तो उसकी मजबूती उसकी मृत होने के कारण बढ़ जाती है, बल्कि इतनी मजबूत होती है कि उनका उपयोग हम लंबे समय तक यूज होने वाले वस्तुओं का निर्माण में करते हैं। जैसे गाय का सींग को ही देख लीजिए, या किसी मवेशी या जानवर के सींग को ही देख लीजिए, वो मृत सेल का ही उदाहरण है, जिसका उपयोग लोग कंघी बनाने में या तरह तरह के घरेलू वस्तुओं को बनाने में उपयोग करते हैं। और जैसे ही बैक्टीरिया की खोज हुई, कब? 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो बैक्टीरिया क्या है? जीवित है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जीवित सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। उन्होंने देखा उसी तरह से कि जो वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा की बूंदों में मानव के दांतों में बहुत छोटे-छोटे जीव मौजूद है, जिसे उन्होंने एनिमलकुलस कहा। छोटे जीव को एनिमलकुलस कहा। बैक्टीरिया के साथ-साथ स्पर्म सेल और आरबीसी सेल आदि के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया। तो चूंकि आप जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जूमिंग पावर कितना था? 300 गुना थे। इसलिए इन्होंने जब सेल का अध्ययन किया ना, सेल को जब देखा, यानी बैक्टीरिया वगैरह को देखा, तो देखा कि उनके जो सेल का जो निर्माण है ना, वो कुछ इस तरह से, यानी कि
बाहर एक लेयर बना हुआ है, अंदर तरल पदार्थ भरे हुए हैं, जिसे उसने क्या कहा, जीव द्रव कहा। तो ये बाहरी भाग क्या है भाई, तो ये बाहरी भाग कोशिका झिल्ली है। अगर ये कोशिका है तो ये क्या है, बाहरी भाग कोशिका झिल्ली है, और उसके अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा उन्होंने, जीव द्रव कहा। ठीक है, तो इस तरह से कई सवाल बनते हैं आपका कि बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया, 1670 में किया। उसकी जूमिंग पावर कितनी थी, तो 300 गुना थे। और पहली बार जीवित सेल यानी बैक्टीरिया का खोज हुआ था 1683 में, इसके द्वारा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो पूछेगा कि पहली बार बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो भी आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। या फिर ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, जीवित है, और बैक्टीरिया एक ही सेल से मिलकर बना है। तो कहेगा कि बताइए जीवित सेल का खोज किसने किया, तो भी किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने ही किया। क्यों, क्योंकि इसकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसकी आवर्धन करने की जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी, पर उतनी अधिक नहीं थी जिसके द्वारा हम इसके अंदर यानी कि इस जीव द्रव के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनल बॉडी को देख सके या उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। ठीक है, पर फिर भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, और इसी से प्रभावित होकर एक वैज्ञानिक जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। जब सेल का खोज हो ही गया, जब सेल की खोज हो गई ना, तो उसके अंदर देखा गया कि एक छोटे से आकार की संरचना है, जिसका काम इस सेल को कंट्रोल करना है। तो उसकी खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। एक बार फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, एक सांस में बोलते जाइए, केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन में। कब किया, 1831 में। लाल रक्त कोशिकाओं की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब, 1883 में। उसी तरह से स्पर्म सेल का खोज कब हुआ, 1883 में। किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। कब की, 1683 में। उसी तरह से बैक्टीरिया की खोज, आरबीसी सेल की खोज, स्पर्म सेल की खोज और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1683 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इतने अध्ययन होने के बाद स्लाइडेन स्वान नाम का दो वैज्ञानिक ने सजीव के बारे में अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी सजीव बनी हुई है वह उसकी निर्माण सिंगल सेल से हुई है, यानी उसकी निर्माण एक या एक से अधिक सेल से मिलकर हुआ है, और हर एक जीव की उत्पत्ति एक ही सेल से हुआ है। ये कहना था किसका, स्लाइडेन और स्वान का। कब है, तो 1838 से 1839 के बीच में। किसने, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। उनका कहना था कि सजीव का जो निर्माण है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, और हर एक सजीव का निर्माण केवल सिंगल सेल से हुआ है। तो बात सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म और ओवम जब ये आपस में फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट का निर्माण करता है, और जाइगोट ये आगे चलकर इम्ब्रियो में बदल जाता है, और ये इम्ब्रियो फीटस कहलाता है, और यही फीटस आगे चलकर चाइल्ड बनता है, बाद में जन्म हो जाता है। यानी आप जानते हैं कि स्पर्म और ओवम जैसे ही मिलता है वो जाइगोट का निर्माण करता है, और ये जाइगोट क्या है, ये सिंगल सेल है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दो सेल के मिलने से वो डबल या फिर बहुकोशिकीय हो गए या मल्टी सेलुलर हो गए, ऐसा बात नहीं है। ये क्या है, ये सिंगल सेल है। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों है ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। बाद में ये एक कोशिका का ही निर्माण करता है, जिसको वही जाइगोट आगे चलकर क्या होता है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो बोले तो भ्रूण, और भ्रूण आगे चल के फीटस यानी कि गर्भ में परिवर्तित हो जाता है, और वह गर्भ एक बच्चा बनकर मैच्योर होने के बाद जन्म ले लेता है। साथ में उन्होंने कहा कि हर एक सेल अपने आप में स्वतंत्र रह सकता है, तथा सेल के निर्माण में केंद्रक की अहम भूमिका होती है। आप जानते हैं कि अगर ये सेल है
सेल के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अंदर वाले भाग में एक गोल सी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहते हैं। वही केंद्रक जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और बाकी इसके अलावे इसमें जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। और ये जीव द्रव किसके द्वारा कहा गया था? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा कहा गया था। ठीक है। स्वतंत्र रूप से 1839 में पुरकिंजे के द्वारा तरल पदार्थ की खोज की गई। इसके द्वारा पुरकिंजे के द्वारा इस तरल पदार्थ यानी जीव द्रव का खोज किया गया। और 1846 में वान मोल के द्वारा तरल पदार्थ के बारे में गहराई से बताया गया। वहीं 1855 में रूडोल्फ विर्चो के द्वारा सेल डिवीजन थ्योरी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि नए सेल का निर्माण पुराने सेलों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। तो स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि सजीव का जो निर्माण है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है और हर जीव की उत्पत्ति एक ही सेल से हुई है, जिसमें से आपको हमने बताया कि जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो जाइगोट का निर्माण करता है। और जाइगोट क्या है? वह सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है? वह सिंगल सेल है। बाद में जाइगोट डेवलप होकर इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का रूप लेता है और वह भ्रूण धीरे धीरे गर्भ के रूप में यानी फीटस के रूप में डेवलप होता है और बाद में चलकर एक मैच्योर बॉडी के रूप में चाइल्ड जिसका जन्म हो जाता है। और वह चाइल्ड क्या है? मल्टी सेलुलर है। यानी आप कह सकते हैं कि अर्धसूत्री से टूटी हुई सेल एक सिंगल सेल का निर्माण किया और बाद में चल के वो बहुकोशिकीय जीव का निर्माण किया। ठीक है। तो हमारी स्क्रीनशॉट और स्लाइडन स्वान के अगले स्टेटमेंट में ये थे कि सेल हमेशा स्वतंत्र रह सकता है और सेल के निर्माण में केंद्रक की अहम भूमिका होती है। वहीं जब पुरकिंजे आया तो उन्होंने इस तरल पदार्थ यानी जीव द्रव के बारे में और गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने तरल पदार्थ की खोज की। वान मोल के द्वारा इसके बारे में बतलाया गया और 1855 में रुडोल्फ विर्चो के द्वारा सेल डिवीजन यानी कि सेल टूटती कैसे है, जीव द्रव का विखंडन कैसे होता है और कोशिकाओं का टूटना किस हिसाब से होता है, उसके बारे में बताया कि जो नए सेल की निर्माण होती है या नया सेल का निर्माण होता है वह पुराने सेल के सहयोग से ही होता है। ठीक है। बाद में यानी कि 1861 में मैक्स होल्ज नाम करके वैज्ञानिक आया। उन्होंने कहा कि ये जो कोशिका है ये संपूर्ण कोशिका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव से मिलकर बना है, जो कि एक गोलाकार वस्तु है। पर ऐसी बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो संपूर्ण कोशिकाएं हैं ये गोलाकार होती नहीं है। ये हम आपको समझाने के लिए गोलाकार बनाए हैं, पर एक्चुअल में ये गोलाकार होती नहीं है। इसकी आकृति अनियमित तरह के होते हैं और इसके अंदर यानी जीव द्रव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल बॉडी पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी तक तो जानकारी नहीं है। तो तब तक तो ये मैक्सवेल वाली थ्योरी यानी प्रोटोप्लाज्म वाली थ्योरी मान्य थी। बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ तो पता ये चल गया कि ये जो जीव द्रव है ये कोशिकाओं के निर्माण में तो भूमिका अदा करती ही करती है, साथ में इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल बॉडी मौजूद है, जिसके कारण मैक्सवेल के इस सिद्धांत को गलत पाया गया। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ने कहा था 1861 में कि संपूर्ण कोशिका प्रोटोप्लाज्म से बनी गोलाकार वस्तु है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी बोलते हैं। किसका? मैक्सवेल का। बाद में ये चल के क्या हुआ? अमान्य साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 1831 में एम नॉल और ई रस का नाम का साइंटिस्ट आया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। अब तक जो माइक्रोस्कोप था उसका जूमिंग पावर उतनी नहीं थी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ इसका जूमिंग पावर 1K 2K इस तरह से 10K यानी कि 1000 गुना 10,000 गुना 5,000 गुना ज्यादा आवर्धित करके वस्तुओं को दिखाने में समर्थ हुआ। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था मैक्सवेल ने, उन्होंने क्या कहा था कि संपूर्ण कोशिका यानी कि सेल प्रोटोप्लाज्म से बनी गोलाकार वस्तु है। यह गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि कोशिका की जो आकार थी वो गोलाकार तो थी नहीं, साथ में केवल जीव द्रव से मिलकर कोशिकाएं की निर्माण नहीं हुई थी, क्योंकि इसके अंदर यानी जीव द्रव के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल बॉडी भी मौजूद थे। ये कब पता चला?
1931 में। कैसे पता चला? तो एमनोल और इरस्का के द्वारा एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसकी जो जूमिंग पावर थी वो 1000 गुना, 2000 गुना, 5000 गुना यानी 10,000 गुना इस तरह के थे। इससे कोशिकाओं के अंदर झांक कर देखने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। यानी कि इस खोज के बाद, कौन सी खोज के बाद? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे वस्तुओं के खोज के बाद सेल के क्षेत्र में यानी कि कोशिकाओं के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी बाहर सामने आई। या क्या क्या चीजें जानकारी सामने आई ये हम समझेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।